अज़ीज़ान मिल्लत, ये मालूम है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस मुल्क को सेकुलर मुल्क बनाया गया और जमहूरी नाम दिया गया। सामईन किराम, इससे कब्ल बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं और इसके पीछे बड़ी जिद्दोजहद है और बड़ी जापेशानी है। जब हिंदुस्तान के इस तवीलो अरीज सरजमीन पर अंग्रेज ने अपनी अय्यारी और मक्कारी के जरिए से यहां पर अपना कदम जमाना चाहा और जमा लिया, ऐसे वक्त में सरफरोशान मिल्लत और ऐसे वक्त में मुजाहिदीन आजादी ने अंग्रेज को इस मुल्क से भगाने के लिए और उसको इस मुल्क से निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां पेश की है। और मैं कह सकता हूं कि इस कदर उन्होंने कुर्बानियां पेश की है, हमारे अकाबिरीन ने खास तौर पर, जितने के दूसरे किसी कौम ने उतने पसीने तक नहीं बहाए हैं जितने हमारे अकाबिरीन ने खून बहाए। सामईन किराम, हमारी एक मुस्तकिल तारीख है, हमारी माजी एक मुस्तकबल और माजी ताबनाक और रोशन है। हमारे ही अकाबिरीन ने यह ख्वाब देखा था कि अंग्रेजों के जुल्म जबर से आजाद होकर इस मुल्क को एक सेकुलर मुल्क बनाया जाएगा, इस मुल्क को एक जमहूरी मुल्क बनाया जाएगा। फिर उसके बाद से उन्होंने जिद्दोजहद शुरू की और कोशिश की। बिलाखिर उफ़ुक़े हिंद पर वो सूरज भी तुलू हुआ जिसमें कि आजादी का परचम लहराया गया। आजादी के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क के तमाम शहरी को इस मुल्क के अंदर उनके हुकूक अता करने के लिए एक मुरत्तब और एक मुनज़्ज़म लाइक़े अमल की जरूरत थी, जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक दस्तूर साज असेंबली तश्कील दी गई, जिन्होंने 3 साल के तवील मुद्दत में कुर्बो जवार और दूर दराज के तमाम मुल्कों का सफर करके वहां के दस्तूर को पढ़कर, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर और उनको समझकर उनमें से जो बातें हिंदुस्तान के लिए मुफीद थी उसको उन्होंने अख्ज़ किया और अख्ज़ करके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उसको मुरत्तब करके दस्तूर साज कमेटी में पेश किया गया और दस्तूर साज कमेटी ने उसको मंजूरी दी। उसके बाद उसी कानून को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के जरिए से पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। तब से हमारा ये राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके।
इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। ये मुल्क एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क बन गया। हमारे इस आईन और दस्तूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा कि इस मुल्क के शहरी अगर हिंदू हैं तो वहीं इस मुल्क के अंदर रहने वाले और बसने वाले मुसलमान भी हैं। इस मुल्क के अंदर रहने वाले सिख भी है, इस मुल्क के अंदर रहने वाले ईसाई, बौद्ध और क्रिश्चियन भी है। चुनाचे उन्होंने देखा कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले अगर अमीर है तो वहीं दूसरी तरफ इस मुल्क के अंदर रहने वाले गरीब तबका भी मौजूद है। उन्होंने देखा कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले अगर सियाह है तो वहीं इस मुल्क के अंदर रहने वाले सफेद भी मौजूद है। इस मुल्क के अंदर रहने वाले अगर गोरे हैं तो इस मुल्क के अंदर रहने वाले सियाह और काले भी मौजूद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम लोगों की रियायत की, तमाम शहरियों की रियायत की, तमाम के हुकूक को अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ा और तमाम के हुकूक को यकसा तरीके से लिखकर एक ऐसा दस्तूर उन्होंने मुरत्तब किया और एक ऐसा जामे दस्तूर मुरत्तब किया जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम शहरी को यकसा हुकूक दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर जीने वाले तमाम शहरी के दरमियान मुसावात कायम की गई, तमाम शहरी को मुराआत दी गई, तमाम शहरी को यहाँ की मुलाजमत करने का हक दिया गया, तमाम शहरियों को यहाँ पर जीने का हक दिया गया, उन्हें मजहबी आजादी दी गई, उन्हें ज़बान बयान और उन्हें तालीमी इदारे खोलने की आजादी दी गई और उन्हें इस मुल्क के अंदर रहने के लिए हर तरह से मुकम्मल तरीके से आजाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तूर 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पेश हुआ और उसी तारीख में इस दस्तूर को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। मगर ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि उसी दिन की सुबह से इस मुल्क के मेहमानों ने, इस मुल्क पर काबिज हुक्मरान जमात ने उस दस्तूर की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। उसी दिन की सुबह से इस दस्तूर को सिर्फ कागज की जीनत बनाकर इसको रख दिया गया, कागज की ताक में इसको सजा कर रख दिया गया और उसी दिन से उस दस्तूर की पामाली करने की कोशिश की। और पूरे आज से 73 साल की आजादी की तारीख में और 71 साल के जमहूरियत की तारीख में अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी के हुकूक को तल्फ किया गया है, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया गया है, सबसे ज्यादा अगर किसी को हिरासा किया गया है
तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम और दलित कौम को और पिछड़े तबके को परेशान किया गया। आज हमारा मुल्क इसी तरीके से गैर दस्तूरी तरीके पर गामजन हो चुका है। आज हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम के रह गए हैं, उन पर अमल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आज जिनके पास ताकत है उन्हीं की हुकूमत है, जिनके पास गलबा है उन्हीं का बोलबाला है, जिनके पास कुव्वत है उन्हीं की तानाशाही है और उन्हीं की बादशाहत है। इसलिए आज हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकलते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुल्क को आगाह करते हैं कि जमहूरियत आज खतरे में पड़ गया है। ये हमारे मुल्क के लिए इंतहाई बदकिस्मती है। आज हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम आईने हिंद को पढ़ें और हम आईने हिंद के मुताबिक हम तमाम शहरी के दरमियान प्यार और मोहब्बत कायम करने की कोशिश करें, कौमी यकजहती को फरोग दें और आपसी मोहब्बत के साथ हम इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए कि याद रखें, ये मुल्क अगर तरक्की करेगा तो सिर्फ अमन और आशती के जरिए से तरक्की करेगा। ये मुल्क अगर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होगा, पूरी दुनिया के अंदर अगर नाम करेगा तो वो आपसी इत्तेहाद से करेगा, वो आपसी ताल्लुकात से करेगा, वो एक दूसरे के मेल और मोहब्बत से करेगा। आज जरूरत इस बात की है कि इस मोहब्बत को दोबारा जिंदा किया जाए। आज जरूरत इस बात की है कि इस उल्फत और मोहब्बत को दोबारा दूसरों के दिलों में जागृति किया जाए। मेरे दोस्तों, अगर हमने मोहब्बत के लिए एक दूसरे इंसान के लिए एक कदम बढ़ाया तो याद रखें वो दूसरा इंसान भी आपके लिए 2 कदम बढ़ाए। शर्त यह है कि हम इसके अंदर पहल करें, शर्त यह है कि हम इसके अंदर अमल पैरा होने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम हज़रात इस स्टेज के इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को लेकर जाएंगे और अपने इलाके में, अपने घरों में, अपने गांव और मोहल्ले में इस पैगाम को फैलाने की कोशिश करेंगे और प्यार और मोहब्बत बांटने की कोशिश करेंगे।